नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां पर जेधा से भारत के लिए विशेष उड़ानें संचालित की गई। बड़ी खबर, जेधा से 4 विशेष उड़ानें संचालित होंगी, जहां मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद के लिए उड़ानें होंगी। साथ ही जेधा में जो सैकड़ों भारतीय समुदाय के लोग फंसे हुए हैं, उनकी वतन वापसी की अब तैयारी हो रही है। ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं ईरान और इजराइल में, वहां से उन लोगों की सुरक्षित वापसी करा दी जाए, क्योंकि भारत सरकार के कंधों पर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है, वो तनावपूर्ण तस्वीरें और तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच भारत पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि भारत किसको सपोर्ट करता है, भारत का क्या रिएक्शन आगे रहता है। लेकिन उससे पहले भारत की जो जिम्मेदारी है, उसको प्राथमिकता के तौर पर भारत निभा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो ईरान और इजराइल के अलग अलग जगहों में फंसे हुए हैं, उनकी किसी तरह से वतन वापसी हो सके। और देखिए, जेधा से भारत के लिए विशेष उड़ानें यहां पर संचालित अब जल्द ही की जाएंगी। जेधा से 4 विशेष उड़ानें संचालित होंगी, जो भारतीय समुदाय को लोगों को लेकर आएंगी। मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद से ये उड़ानें आएंगी और सीधा वतन वापसी करवाई जाएगी लोगों की। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पाकिस्तान यानी कि यूएस ने पाक में वीजा अपॉइंटमेंट बंद कर दिया है। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान से जो कराची दूतावास पर हमले के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में यह फैसला लागू है। 6 मार्च तक वीजा अपॉइंटमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान को भी इससे खतरा है और पाकिस्तान अभी से एहतियातन कदम उठा रहा है। लेकिन इससे पहले यूएस यहां तक कि कई कदम उठा रहा है, जहां यूएस ने पाक में वीजा अपॉइंटमेंट पूरी तरह से बंद कर दिया है। कराची दूतावास पर हमले के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में यह फैसला लागू हो चुका है। साथ ही 6 मार्च तक वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई गई है। तो देखिए किस तरह से अलग अलग देश भी यहां पर तमाम एहतियातन कदम उठा रहे हैं, ताकि उनके देश पर किसी भी तरह की आंच ना आए। जो सिविलियंस है, जो वहां के नागरिक हैं, उन पर किसी तरह की आंच ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां दुबई से लौटा एयर इंडिया का विमान। बड़ी खबर, एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है, जहां दुबई से भारतीयों को लेकर फ्लाइट आई है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दुबई में भी हालात तनावपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ईरान की तरफ से दुबई में भी अटैक किया गया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे थे, किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, जहां दुबई से जो विमान है वो दिल्ली पहुंचा है, एयर इंडिया का, जहां पर दुबई से भारतीय समुदाय के लोगों की वतन वापसी कराई गई है। और जो लोग भारतीय समुदाय की वतन वापसी हुई है, उनकी वो भारत सरकार का लगातार धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और भारत सरकार का शुक्रिया कर रहे हैं कि अभी वहां पर जो स्थिति है वो मंजर देखने लायक नहीं है। वो लोग डरे सहमे थे, लेकिन भारत सरकार ने जो तत्परता दिखाई है, जो प्राथमिकता दिखाई है, उसका दिल से धन्यवाद। और खास पैनल हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप सभी का परिचय करा देती हूँ। कर्नल टीपी त्यागी जी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल विवेक शर्मा जी, जो कि दोनों रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। और अखिल पाराशर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चीन से लाइव पत्रकार हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत में अखिल पाराशर जी आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में जो अभी तक स्थिति और तस्वीरें सामने आ रही है सर, वो बहुत कुछ बयां कर रही है। लेकिन उसके पड़ोसी देशों पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। जब बात चीन की आती है, तो अब सब हर किसी के जहन में सवाल यही है कि चीन आधिकारिक तौर पर किसको सपोर्ट करने की तैयारी में है। देखिए, चाइना का जो आधिकारिक बयान है उसका उसके को देखें तो चाइना कह रहा है कि ये जो युद्ध हो रहा है उसमें नरमी आए, सीज फायर हो जी। और डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम्म। चीन की जो दिलचस्पी है वो क्षेत्रीय स्थिरता पर है, उसकी ऊर्जा आपूर्ति पर है और उसका जो इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड, उसको ठीक करना चाहता है, उसको हम्म। सेफगार्ड करना चाहता है। तो चाइना का जो रुख है वो यही है और चाइना ने काफी गहरी चिंता जताई है ये जो अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, चल रहा है, तो गहरी चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की ही वो बात कर रहा है। तो अगर आप कह रहे हैं कि किसकी साइड ले रहा है, देखिए, चाइना ने जो है वो अमेरिका, इजराइल की काफी आलोचना की है, निंदा की है
और ये बोला है कि ये एक बर्बरता है और ये इस तरीके से जंगल राज हो रहा है, जी। ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो इससे तो साफ पता लगता है कि चाइना जो है वो खाड़ी देशों और ईरान उनके साथ जो सपोर्ट है वो हम्म। समर्थन उस तरीके देखिए खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन अगर हम देखा जाए उनकी उनके जो बयान है जी। उनको अगर ध्यान में रखें तो चाइना का ईरान पर उन्हें काफी सपोर्ट है, और वैसे भी चाइना और ईरान के जो रिलेशन है बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे भी है। और मैंने जैसे भी पहले बताया है कि जो आपूर्ति उसकी जो पूर्ति है वो हम्म। वहां से होती है, गल्फ कंट्री। तो चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ये जो युद्ध है वो और लंबा छिड़े, और डे वन से चाइना यही कह रहा है कि मतलब एक चिंता जताते हुए कि जो ये युद्ध चल रहा है उसमें नरमी आनी चाहिए और डायलॉग के रास्ते पर लौटना चाहिए। जी। तो ये इस तरीके का उसका कहना है। निश्चित तौर पर, और पूरा विश्व यही चाहता है कि युद्ध पर अगर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग जाए तो शायद सभी के लिए बेहतर होगा, पूरे विश्व के लिए बेहतर होगा। लेकिन जो चीन का रुख है, जो चाइना का रुख है, वो कहीं ना कहीं भारत की तरह है, वो दोनों को खुलकर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसे में मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी। आज चूंकि सर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया जहां पर यह कहा गया कि ईरान को हम पूरी तरह से तबाह कर देंगे, ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहां पर अटैक किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं हूं तब तक तो न्यूक्लियर ठिकाने यहां पर पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो जाएंगे। तो सवाल और ये समझने की भी कोशिश रहेगी सर, सिर्फ न्यूक्लियर परमाणु को लेकर ही निशाना ईरान को बनाया जा रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप का कुछ और मकसद है और इजराइल के कंधों पर बंदूक रखकर ईरान पर अटैक करने की कोशिश? थैंक यू अंजू एंड गुड आफ्टरनून ऑल माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, कौन क्या कह रहा है, कौन कितना सपोर्ट कर रहा है, अब हम इस स्टेज से बहुत आगे निकल चुके हैं। हम्म। अमेरिकन का और इजराइल की कंबाइंड फोर्सेस के सामने ईरानियन फोर्सेस नथिंग, जी। कोई मुकाबला है ही नहीं। अभी हम अगर हम चीन की बात करें, हम भी ईरान से पहले तेल लेते थे, बहुत सस्ते में लेते थे, हम्म। मगर अमेरिकन के दबाव में या किसी जो भी वजह रही हमने लेना बंद कर दिया। जी। हम रशिया से तेल लेते थे, मैंने वही बंद कर दिया। अब और रही बात यूएस का कहना बहुत सिंपल है हम्म। कि हमें रेजीम चेंज चाहिए। यही डोनाल्ड ट्रंप थे, इन्होंने पहले कहा था कि हमने पहले हमले में ईरान में उसको डी न्यूक्लियरफाई कर दिया, उसकी हम्म। न्यूक्लियर तमाम काबिलियत को खत्म कर दिया। तो डी न्यूक्लियरफाइड ईरान को फिर से हमला करने की जरूरत है। उनको रजीम चेंज का मतलब सिर्फ इतना है, इसराइल के बेनिफिट में क्या है, एक वीक ईरान के अलावा कोई भी इस्लामिक कंट्री या मुस्लिम कंट्री या मिडिल ईस्ट कंट्री जो इसराइल के आसपास है, वो उनके पास ना ही मिलिट्री है, सिवाय पैसों के अलावा कुछ है नहीं। इससे खुद बहुत इतने कमजोर है कि वो इसराइल के लिए कोई खतरा नहीं। एक ही कंट्री है, ईरान, जो सेल्फ सफिशिएंट है, जी। खुद मुख्तार है और हम्म। मिलिटरली वो मुकाबला कर सकती है। हम्म। खतरा उसको है एक वीकेंड ईरान, या कॉम्प्रोमाइज ईरान, हम्म। या ऐसी सरकार जैसे लीबिया में बिठाया हुआ, इराक में बिठाया हुआ, सीरिया में हुआ, जो अमेरिकन कंट्रोल्ड हो, वो इसराइल के माफिक है। हम्म। तो अब चाइना क्या कह रहा है, रशिया क्या कह रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। जी। ईरान इज फाइटिंग इट्स वॉर ऑल अलोन। वो हम्म। अकेला ही अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अब सिर्फ इतना है कि ग्राउंड फोर्सेस तो यूएस की आई नहीं है, और कोई भी रजीम चेंज बिना ग्राउंड फोर्सेस के हो सकता नहीं है। हम्म। और एयर पावर, या तो ईरान इतना बड़ा मुल्क है, इराक से 4 गुना बड़ा है, कि वो सिर्फ मिसाइल्स और एयर ड्रोन से या एयर से ही पूरे ईरान को खंडर कर दें, पोलराइज कर दें, खत्म कर दें, और अपनी स्टूज गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर लें। ये जी। नामुमकिन है बिना ग्राउंड फोर्सेस के जाए हुए। तो अब तो बैटल सिर्फ इतना है, ईरान की भी काबिलियत इतनी नहीं थी कि वो अपने ही सुप्रीम कमांडर को बचा सकते, पहली ही स्ट्राइक में वो मारे गए। बिल्कुल। और कितने उनके जो सीनियर लीडर्स हैं, वो सब एनालिड हो गए। तो हम्म। अब ये है कि किसके पास कितने ज्यादा मिसाइल्स हैं या जी। ड्रोन है, टेक्नोलॉजी का यूज है, और वॉर तब तक चलेगा। बिकॉज ईरान हैज कम टू डू एंड डाई सिचुएशन। निश्चित मरता तौर क्या पर, ना और देखिए करता, आपने वो जो कॉम्प्रोमाइज, है वो बिल्कुल कर सर, रहा है। आपने कॉम्प्रोमाइज और वॉर का उन्होंने जिक्र किया। डिसेंट्रलाइज जो कमांड स्ट्रक्चर जी। बनाया है,
उसी के बेस पे वो सरवाइव कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कितने दिन तक ये सस्टेन कर सकता है। बिल्कुल। और देखिए ईरान शायद झुकेगा तो नहीं, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज वॉर का जिक्र किया, ईरान के सामने कॉम्प्रोमाइज की भी स्थिति है, लेकिन अगर ईरान को झुकना होता तो वो खामेनी की यहाँ पर पहले झुक जाते तो शायद आज उस तरह की स्थिति नहीं होती, लेकिन खामेनी ने झुकना पसंद नहीं किया अमेरिका के भी सामने। ऐसे में विवेक शर्मा जी आपके पास आते हुए सर, जिस तरह से डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी की तरफ से भी जिक्र किया कि अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं, तो क्या हम वाकई में इतने आगे निकल चुके हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल हो सकता है इस गंभीर सिचुएशन में? क्योंकि अब सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध नहीं रहा है, अब आसपास के जो देश है वो भी इस युद्ध में कूद चुके हैं। ऋतु जी सही आपने कहा, लेकिन जो ये अभी इसराइल और ईरान और यूएसए का चल रहा है, ये आज से नहीं, काफी टाइम से इनका चल रहा था। जी। अगर आपने देखा होगा कि ईरान भी इसराइल के अगेंस्ट हौतीस, हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करता रहा है प्रॉक्सी वॉर से, तो एक रंजिश थी। फिर इसराइल ने फर्स्ट टाइम ईरान के ऊपर भी किया, तो मेन जो ईरान ने डायरेक्टली जो अभी उसका रिटेलिएट करके मिसाइल्स फायर भी किए थे पिछले साल, तो ये काफी टाइम से 2-3 साल से इनका आपस में चलता आ रहा था। और अभी मेन जो मुद्दा था कि अभी जो अभी बताया आपने कि एक तो रिजीम चेंज है, एक उनकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डिस्टेबलाइज करना, और जो मिसाइल बेस है उसको डिस्ट्रॉय करना। जी। तो अभी ईरान के पास जो मेन पावर अभी उसके पास है, उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके मिसाइल्स हैं। उसके पास लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लेकिन वो उसको यूएसए के अगेंस्ट तो शायद वो न्यूट्रलाइज उसको यूज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो बिल्कुल। आर्मी बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं यूएसए के गल्फ कंट्रीज में, उसमें वो यूज कर रहा है और वो कर रहा है, लेकिन ये कब तक करेगा? दूसरा ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि ईरान के अंदर भी एक दो हैं कम्युनिटी, दो सेक्ट ऑफ पीपल्स हैं। एक जो आयतुल्ला खमैनी को सपोर्ट करते थे, एक जो उसके रिजीम के अगेंस्ट थे। तो अभी पहले रिजीम के अगेंस्ट जो थे वो सड़कों पर भी आए थे, लेकिन आईआरजीएस और बाकी आयतुल्ला खमैनी की जो फोर्सेस है उसको सप्रेस किया। अभी दोबारा भी सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि वो कुछ जो खुलेआम सेलिब्रेट भी कर रहे थे, लेकिन क्या वो उसको जो ईरान की प्रेजेंट रिजीम है उसको क्रश कर सकती है, वो देखने वाली होगी। या फिर अनरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि जो मेन उनके अभी प्रेजेंट है वो तख्ता पलट हो जाता है या पलट जाते हैं। लेकिन ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ईरान ईरान की जो हायरार्की है, जो उसके बड़े कमांडर्स थे, जी। उनकी ऑलमोस्ट अभी पिछले कई सालों के इसके कारण उनकी डेथ हो चुकी है, उनको मार दिया गया है। जैसे हमास चीफ, हिजबुल्लाह चीफ और जितने भी उनके आईआरजीएस का भी कमांडर है, उनको भी इस में अटैक में हुआ है। तो मेन यूएसए का जो मिडनाइट हैमर में जो उसने किया था कि उसके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को डिस्ट्रॉय करने का, तो उस वक्त उसका पूरा वो अचीव नहीं कर पाया था। और उसके लिए अभी दोबारा एपिक फ्यूरी और बाकी के ये कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ईरान ये करेगा, क्योंकि बग नेचुरल करेगा, क्योंकि रिलीजियस लीडर था अयतुल्ला खमैनी, और काफी पॉपुलेशन सिर्फ ईरान में नहीं, जो शिया मुस्लिम्स बाकी कंट्रीज में वो भी इमोशनली उसके साथ अटैच थे, तो वो आपको वो मिलेंगी। लेकिन ईरान के पास अभी सिचुएशन क्या है, वो उसके यूएसए के एयरबेसिस को कर सकता है। ईरान यूएसए की एयरबेसिस जो गल्फ कंट्रीज में उस पर जी। टारगेट बना सकता है, लेकिन कितनी देर वो रिटेलिएट कर पाएगा ये कहना मुश्किल है बिल्कुल। आज के दौर में, जबकि चाइना और रशिया डायरेक्टली सपोर्ट, चाहे नैतिकली वो सपोर्ट करते हैं चाइना को, लेकिन ओपनली क्या वो मैदान में उतरेंगे? वो मुझे लगता नहीं कि वो उतरेंगे, क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड और सबके लिए पीस होना जरूरी है। क्योंकि अगर ईरान जितना ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा, उतना ही आपका जो दिगो गार्शिया से जो जी। ऑयल आ रहा है उसमें इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया है। जो बाकी के कंट्रीज हैं, ऑल्टरनेटिव सप्लाई लाइन सबके है, इंडिया के पास भी है। हम लेटिन अमेरिका से ले सकते हैं, वेनेजुएला से, जब यूएसए से ले सकते हैं, रशिया से ले सकते हैं, ऑल्टरनेटिव है। लेकिन फिलहाल हमारे खुद पर पास भी काफी रिजर्व होता है कि हम सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन इन इंटरेस्ट ये लड़ाई लंबी नहीं चलनी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा लंबी चल भी नहीं सकती, क्योंकि ईरान ठीक है। के पास शायद उतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी इसको सस्टेन बैटल
करने के लिए। बिल्कुल, और कोशिश ईरान की यही है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ऐसे में कर्नल टीपी त्यागी जी सर आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और लगातार ये संख्या बल जो सिविलियंस का है, जो मासूम लोगों का है, वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन सर अब जो तस्वीर ईरान और इसराइल से सामने आ रही है, उसको देखकर क्या लग रहा है कि ये ऑपरेशन आगे यूं ही चलेगा या अब सिविलियंस को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है एक दूसरे को प्रवोक करने के लिए? देखिए, ये युद्ध आगे कई वजह से चलेगा। एक तो पहले डोनाल्ड ट्रंप जो इसे कम समय में खत्म जी। करना चाहते थे, वो खुद ये कह रहे हैं कि ये 6 हफ्ते चलेगा और जरूरत हुई तो मैं अपनी सेना भी ईरान में उतारूंगा और अभी ईरान को बताऊंगा कि बदला कैसे लिया जाता है। यानी कि वो भी मेंटली तैयार है। हम्म। उधर आईआरजीसी के एक कमांडर ने कहा कि हमारे पास 90 से ज्यादा मिसाइलों के सोर्स हैं, क्षेत्र हैं या अड्डे हैं। अगर हम एक अड्डे को 7 दिन भी इस्तेमाल करते हैं अमेरिका के खिलाफ, तो हम अमेरिका को 1 साल तक युद्ध में उलझा सकते हैं। जी। ये बात तो हम मानते हैं कि हम्म। इवेंचुअली ईरान अमेरिका के सामने नेवल पावर में कहीं नहीं ठहरता, एयर पावर में कहीं नहीं ठहरता, लेकिन उसके मिसाइलों के भंडार की वजह से वो भी अंडरग्राउंड और वो भी इतनी सारी जगहों पर वो युद्ध को लंबा खींच सकता है। बिल्कुल। अब ईरान के जो लोग बचे हुए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल के युद्ध में उनके आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स को, टॉप साइंटिस्ट को मार दिया गया था। हम्म। अब इस युद्ध में पहले ही दिन खोमेनी और उसके 40 कमांडर्स, यानी कि उसमें आईआरजीसी के टॉप कमांडर भी थे और उनकी मिलिट्री के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के कमांडर भी थे और इम्पोर्टेंट सलाहकार भी थे, उनको मार दिया गया। उसके अगले ही दिन उनके 12 और कमांडर को मार दिया गया। यानी कि अगर आप समझें तो लीडरशिप की पहली एशेलोन खत्म, दूसरी एशेलोन खत्म, तीसरी एशेलोन खत्म। अब जो बचा है वो रेजिस्टेंस नहीं दे सकता। जी। क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दे सकता, लिहाजा अब आईआरजीसी के लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि अब तो यहाँ पे रेजीम चेंज होना ही है। कोई दूसरी सरकार आएगी, जब वो बिल्कुल। दूसरी सरकार आएगी वो हमको नहीं जीने देगी, वो हमको मारेगी। ट्रंप ने भी कहा है कि अगर सरेंडर नहीं करते हो तो तुम्हारी मृत्यु हम्म। निश्चित है। यानी अब उनके सामने ये रास्ता बचा है कि जो भी कुछ हो, जितना कुछ हो सकता है उतना ऊट पटांग जहां करना है वहां अटैक करो। जी। अगर खोमेनी जिंदा होते तो फिर दुबई के ऊपर अटैक ना होता। दुबई के ऊपर, दुबई के अंदर तो अमेरिका का बेस भी नहीं है। हम्म। और कहा क्या था ईरान ने कि हम देशों के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, उनके अमेरिका के बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जी। फिर दुबई में क्यों किया? जब दुबई में किया और फिर जब सऊदी अरेबिया की उस सबसे बड़ी रिफाइनरी में किया, तो अब उल्टा पड़ गया। यानी कि ईरान ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। वो देश जो अमेरिका को मना कर रहे थे अपने स्पेस को यूज करने के हम्म। लिए, आज वो अमेरिका के साथ ना चाहते हुए भी इजराइल के साथ आ गए, जिसको वो दुश्मन मानते थे। तो ये, और फिर ऊपर से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से सारी दुनिया के ऊपर फर्क पड़ रहा है, सारे लोग उस बात से नाराज है। ठीक तो है। ऐसी परिस्थिति में जब इनका रेजिस्टेंस कम हो चुका है, तो ये जी। जीतने का तो प्रश्न नहीं उठता। ठीक लेकिन है। चूंकि ये युद्ध को लंबा खींच सकते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ दिन ये युद्ध और चलेगा। ठीक है। ऐसे में अखिल पाराशर जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए सर, चूंकि आपने भी जिक्र किया कि चीन आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट या बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर किसी एक देश का साथ नहीं देगा, लेकिन अगर वॉर मीटर में मैं समझने की कोशिश करूं, आपके परसेप्शन को जानूं, तो कौन सबसे आगे, ईरान या ट्रंप? अखिल जी, आवाज पहुंच रही है सर? जी, चलिए अब आई आवाज। जी जी, आप सर। सवाल को दोहराएं। सर, वॉर मीटर में आपकी नजर में कौन आगे है, ईरान या ट्रंप? देखिए, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं हम्म।
और अगर हम मिलिट्री कैपेबिलिटी की अगर बात करें, देखिए जो आज पैनल में सब रक्षा विशेषज्ञ वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे इस जी। बारे में। पर जहाँ तक मेरी नज़र है, मुझे लगता है कि अगर जैसा वॉर मीटर का आप टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो हम्म। मेरा ऐसा मानना है कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, जो टेक्नोलॉजी है इजराइल और अमेरिका की, और वो दोनों मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वॉर मीटर के स्तर पर अमेरिका और इजराइल वो बहुत आगे है। और जी। जैसे हम सर हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा। वो उसकी वजह ये है कि क्योंकि जो ईरान है वो ज्यादा समय तक झेल नहीं पाएगा, तो इसलिए वो लंबा नहीं चलेगा। और मैं भी काफी हद तक इस बात से सहमत हूँ। ठीक। तो जो आपका सवाल था कि कौन आगे है, तो डेफिनेटली अमेरिका और इजराइल, क्योंकि मिलिट्री कैपेबिलिटी के मामले में दोनों ही बहुत आगे हैं ये। ठीक है। डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी आपके पास आते हुए, चूंकि सर देखिए अभी तक जो इस डिबेट का सार निकला है उसमें यह है कि ईरान के पास डू एंड डाई वाली स्थिति है, करो या फिर मरो। और अभी तक जो सिचुएशन देखने को मिल पा रही है ईरान के पास, अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है। तो आपकी नजर में क्या लगता है आपको कि ईरान क्या सरेंडर करेगा? और अगर सरेंडर ही ईरान को करना था तो फिर पहले क्यों नहीं किया? अगर पहले करता तो शायद आज ये तस्वीरें तो नहीं देखने को मिल पाती विश्व भर में। बिल्कुल ठीक सवाल है। डू एंड डाई सिचुएशन में तो ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे निश्चित तौर ईरान पर। और ये ख्याल भी कि पर। ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। किसने सोचा था कि रशियन और यूक्रेन वॉर जो है 2 महीने में खत्म हो जाएगा? जी। कितने क्लिप्स सब एक्सपर्ट्स कहते थे। 4 साल हो गए, अभी भी चल रहा है। हम्म। राइट। तो वॉर कितना चलेगा नहीं चलेगा वो बात अलग है। और कोई भी प्रिंसिपल जो ईरान पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन्होंने उसने वॉर शुरू नहीं किया, जिन्होंने वॉर शुरू किया उन्होंने ना ही यूनाइटेड नेशंस की, ना ही यूएस ने अपने कांग्रेस से किसी की परवाह नहीं की और हमला कर दिया। एक बात। और ईरान है, इन्हें इतना कुछ खो चुका है ईरान अब, कि डू एंड डाई का मतलब यही है कि हम्म। अब तो जान ही जाएगी, खत्म ही होंगी, दूसरा रास्ता दूसरा बचा ही नहीं है। ठीक है। और यस, कितनी देर ये वॉर चलना है, ये है मेन इशू। सभी कहते हैं, सभी राजी हैं, सब जानते हैं कि यूएस और इजराइल कंबाइंड मिलिट्री माइट के सामने टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, इकोनॉमी तीनों मिलाकर ईरान का कोई मुकाबला है ही नहीं। निश्चित तौर और पर सर ईरान का सीनियर कोई जो मुकाबला उनकी नहीं है। ईरान के पास जो सिचुएशन लीडरशिप है वो है, वाकई में बेहद उसके गंभीर और ईरान के समझ कॉम्प्रोमाइज जो हो संवेदनशील चीज है उसको जाने के लेकर बाद है। लेकिन अभी पूरे विश्व भर की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि ईरान का अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल तो शांत नहीं बैठने वाला है। बहरहाल माफी के साथ सर आपको बीच में इंटरप्ट किया, क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।